नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। कोरोना के इस दौर में हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव की चर्चा ज्यादा है। तमाम सियासी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। बीजेपी जहां जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस और इनेलो के अपने अपने दावे हैं। इन सबके बीच सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जुबानी जंग छिड़ गई है। कोरोना काल में सियासी जंग, उपचुनाव की सरगर्मी तेज। बड़ौदा में कौन मारेगा बाजी? बेशक कोरोना अपने पूरे चरम पर हो, लेकिन कोरोना काल में भी बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सवाल है कि आखिर बड़ौदा में बाजी कौन मारेगा? एक तरफ जहां बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट बता रही है। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। पहली बार अब बाई इलेक्शन के नाते ये सीट बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अलायंस जीतेगी, निश्चित जीतेगी। क्योंकि मैं भी 3-4 गांव में होके आया हूँ और उन 4 गांव के अंदर जो माहौल मुझे दिखा है, प्रो गवर्नमेंट, प्रो इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, इस प्रकार का लोगों को इतनी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। उन सुविधाओं में किसान तो यानी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है। जो ये लोग किसानों के बने रहते हैं मसीहा, आज किसान कहता है कि जितना पैसा अब हमारे अकाउंट में इस बार आया है, हमने आज तक कभी नहीं देखा था कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में चला जाएगा। वो आड़ती खाते में दबा रहता था। बड़ौदा में तो उस समय भी जीता था और हमारा विधायक भी जीता था। ये तो विधानसभा के चुनाव तो लोकसभा के चुनाव के बाद है। लोकसभा के मुद्दे और होते हैं, विधानसभा के और हैं। सरकार के जो राज्य सरकार है वो विफल सरकार है। सीएम मनोहर लाल विकास के बल पर पहली बार बड़ौदा में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सीधे मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने का चैलेंज कर रहे हैं। और इस चुनौती पर मनोहर लाल ने कैसे पलटवार किया, वो भी सुनिए। जब उन्होंने कहा भी हमने इतना काम किया है, हम तो फेल हैं, हम तो हारे हुए हैं, मैंने कहा यही बात है तो आप क्यों नहीं क्या हम 2024 तक क्यों इंतजार करें? आ जाए चुनाव लड़ दें, मैं भी लड़ दूंगा। हमारा भी क्लेम है कि हमने विकास किया है, यहाँ का उनका भी है। लोगों को फैसला कर रहे थे बड़ौदा। नहीं, वो चुनाव कहाँ का लड़ेंगे? पहले भी तो चुनाव उन्होंने लड़ के देख लिया, लड़ लिया ना। सोनीपत लोकसभा लड़ाई था उन्होंने, बड़ौदा उसी में थी, बात थोड़ी थी। उस समय उन्होंने देख लिया। बेटे ने रोहतक लोकसभा लड़ के देख लिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब दूसरे एमएलए के कंधों पर चढ़ करके राज्यसभा में चले जाना, ये कौन सी करामात है? विधानसभा चुनाव में भले ही इनेलो एक सीट पर सिमट गई, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी ने ताल ठोक दी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हुड्डा को निशाने पर लिया और कांग्रेस की एकजुटता पर ही सवाल उठा दिए। परंपरागत सीट तो हमारी रही है, उस सीट को हमने लगातार 6 बार जीता है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो चौधर के नाम पे उन लोगों को बरगड़ाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो तो सही, किस कांग्रेस की बात कर रहे थे? कांग्रेस के तो टुकड़े टुकड़े हैं। कांग्रेस में तो शैलजा अलग खड़ी है, रणदीप अलग खड़ा है। तुम सारे इकट्ठे बैठ करके एक जगह दिखाओ तो सही ये कांग्रेस है। उपचुनाव की आहट के बीच सियासी दलों ने अभी से बड़ौदा उपचुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। दावे अपने अपने हैं, लेकिन कोरोना काल के बीच फैसला जनता को करना है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। अब पंजाब से बड़ी खबर, अकाली दल के बागी ढींढसा ने नई पार्टी बना ली है। सुखदेव सिंह ढींढसा खुद पार्टी के नए प्रधान होंगे। श्रोमणी अकाली दल ही पार्टी का नाम रखा गया है। अकाली दल के मुख्य दफ्तर पर भी ढींढसा ने दावा जताया है। कहा, तकनीकी दिक्कत आई तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ढींढसा के अलावा रामू वालिया, वीर दविंदर और सेखवा भी इस पार्टी में उनके साथ, परमजीत कौर, गुलशन, मनजीत सिंह जी के भी उनके साथ आए हैं और अकाली दल के नाम से ही नई पार्टी का गठन किया है। बागी हुए थे अकाली दल से गंभीर आरोप बादल परिवार पर लगाए, लेकिन अब ढींढसा ने नई पार्टी बना ली है। सुखदेव ढींढसा खुद इस पार्टी के प्रधान होंगे। श्रोमणी अकाली दल ही पार्टी का नाम रखा है।
अकाली दल के जो मुख्य दफ्तर है उस पर भी उनकी तरफ से दावा जताया गया है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर तकनीकी दिक्कत आई तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ टकसाली अकाली दल के जिहड़े आगू ने उन्होंने सद्दा दिता, मैनूं पूरी उम्मीद है वो भी आउणगे। तो ढींढसा ने नई पार्टी का गठन किया तो अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर मिल रही है। भगवंत मान भी इस नई पार्टी गठन पर बोले हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि 1920 में अकाली दल बना था, 2019 में खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था अकाली दल खत्म हो जाएगा, पार्टी बनाने का सभी को अधिकार है। कुछ दिनों में लोग कहेंगे कि अकाली दल होता था। एक होर अकाली दल निकल लग्या हुण, ठीक है। ढींढसा साहब अपनी नवी पार्टी बना रहे हैं। ये जिहड़ा सुखबीर बादल सानू कहंदा सी ना झाड़ू तीला तीला हो गया, झाड़ू तो बिल्कुल सही है, वो अपनी तकड़ी दी रस्सियां बचा लिया, ठीक है ना। सो अकाली दल अपनी जमीन जिहड़ी खो चुके हैं। हुण तक छोटे छोटे लीडरां नूं भी छोटे छोटे वर्करां नूं भी ज्वाइन कराउण वास्ते सुखबीर बादल घर घर तुरिया फिरदा। हुण तां अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक परिवार ही उहदे च रह जाऊगा। होर कोई पंजाब नूं प्यार करन वाला ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ। ਸੋ 2019 'ਚ ਖਾਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ उधर हरियाणा में कांग्रेस अब बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस की विशेष टीम ने आज गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी राय ली। बैठक में साउथ हरियाणा कांग्रेस प्रभारी राजन राव भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के मन को टटोला। बैठक के बाद पार्टी हाईकमांड को इसका फीडबैक दिया जाएगा और फिर जिला पदाधिकारियों का ऐलान हो सकता है। इस बैठक में छोटे से लेकर बड़े तमाम जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की राय मांगी गई। मेरी जिम्मेदारी दक्षिण हरियाणा की है और ऑब्जर्वर भी हूँ मैं दक्षिण हरियाणा का। तो हमने फरीदाबाद से शुरू किया, दूसरी मीटिंग नूह में हुई, आज तीसरी गुड़गांव में है। इसके बाद क्योंकि कप्तान साहब क्वारंटाइन है 14 दिन के लिए, तो जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ किया जाएगा। तो मैं 15-20 दिन में जो है दक्षिण हरियाणा खत्म करके और मैडम को अपनी रिपोर्ट सौंप। अब खबर कैथल से है, जहां 24 जून की रात को हुई महंत रामभज दास की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। लेकिन इसे लेकर जो खुलासे हुए हैं उससे एक बार फिर संत महात्मा के भेष में छुपे उन पाखंडियों पर सवाल उठ रहे हैं जो दूसरों को तो लोभ और लालच से दूर रहने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद इसी लोभ में फंसकर किसी की हत्या की साजिश से भी पीछे नहीं हटते। ये रिपोर्ट देखिए। वो रात थी 24 जून की, जब पुलिस को खबर मिलती है कि कैथल के गांव सांधन स्थित डेरे के महंत रामभज की हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की और भला किसी संत से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, परत दर परत खुलती जाती है और आखिरकार वो सच्चाई सामने आती है, जिसे सुनकर पुलिस खुद हक्का बक्का रह गई। दरअसल पुलिस ने इस हत्या से जुड़े जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक संत रामभज दास की हत्या अपने ही बुने जाल में फंसकर हुई है। खुलासे के मुताबिक संत रामभज दास की नजर कैथल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की गद्दी पर थी, जिसकी प्रॉपर्टी करीब 70 से 80 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। और बस इसी लालच के जाल में फंसकर रामभज दास ने अपनी हत्या की पूरी स्क्रिप्ट खुद ही लिख ली। कि उसका प्लान था कि जो राघव दास शास्त्री है उसकी डेथ हो जाएगी, बाबा छवि दास जो हैं उनका नाम कत्ल में दे दिया जाएगा, जिससे बाबा वो अंदर चले जाएंगे और फिर उनके जो यहाँ पे महंत बनने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे।
इस जो मंदिर है और इसके साथ जो 2 और डेरे हैं उसके साथ जो कुल मिला के 60-70-80 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, तो सोचा कि उस पर वो काबिज हो जाएगा। दरअसल इस मंदिर के वर्तमान महंत राघवदास शास्त्री, जिनकी उम्र करीब 98 साल की है, उसे रास्ते से हटाकर रामभजदास खुद इस गद्दी पर बैठना चाहता था, जिसके लिए उसने एक सुपारी किलर से संपर्क साधा और 5 लाख रुपए में संत राघवदास की हत्या की सुपारी दे दी। लेकिन इसी बीच एडवांस पैसे को लेकर सुपारी किलर और रामभजदास के बीच विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि उस सुपारी किलर ने रामभजदास की ही हत्या कर दी। हाँ, तो 5 लाख की में सुपारी दी गई थी और कुछ पैसे एडवांस दे दिए गए थे। और एक रात जो घटने वाली रात थी, तो उस दिन इनको ये एक जगह मिले, वहाँ पे कलायत पे नहर पटरी के पास। तो वहाँ पे इनके मौके पे बात बनी नहीं, ये कुछ और पैसे चाहते थे, एडवांस चाहते थे, और ये बाबा देने में असक्षम रहा और वहाँ पे इसकी पिटाई करके इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्या से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। जो 2 मेन एक्यूज हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है और बाकी जो उन्होंने 4 और लोगों का नाम डिस्क्लोज किया है, और जो 4 डिस्क्लोज किए गए उनको, और ये इन दोनों को जो शहर देने के लिए तो 3 लोग और गिरफ्तार किए। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक 5 गिरफ्तारी की है। यकीनन इस तरह की वारदात अपने आप में हैरान करने वाली है। चंद ऐसे लोभी संतों की वजह से पूरा संत समाज बदनाम होता है, जिसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18, कैथल। और अब बात करते हैं फिल्मी स्टाइल में लूट की। गन पॉइंट पर 4 बदमाशों ने एक दुकान से 1,20,000 रुपए लूट लिए और बड़ी ही आसानी से वहां से फरार भी हो गए। लेकिन लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लूट की वारदात डबवाली के पास पंजाब के किलियांवाली क्षेत्र में हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हैरानी की बात है कि जिस जगह ये लूट की वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है। चार आदमी थे, 2 के पास पिस्टल थी, आके उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करने में बोले जो कुछ भी है वो निकाल दो। सभी 4 आदमी बैठे थे, सभी से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, धमकी दे के वैसे ये वो करके। कितने की सारे टोटल 1 लाख के करीब था। महेंद्रगढ़ में बदमाशों ने बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक उनके बेटे को रात करीब 8 बजे बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलावा आया। पूरी रात उसकी खोज खबर की, लेकिन एक आश्रम के पास से उसका शव मिला। उधर पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनिल महेंद्रगढ़ का ही सैनी मोहल्ला का रहने वाले हैं। उन्होंने एक दरखास्त दी थी। उनका भतीजा है विकास, वो कल रात को करीब 8 बजे घर से गया था अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए, और कुछ उसने पढ़ाई के नोट्स लेने थे और उसका कोई जन्मदिन वगैरह बता रहे थे। लेकिन वो उनका लड़का भतीजा है जो विकास, वो वापस घर नहीं आया था। उन्होंने रात को तलाश करी, जो नहीं मिला, तो सवेरे उसकी डेड बॉडी यहीं महेंद्रगढ़ में गौशाला के पास एक डेड बॉडी मिल गई थी, जिस पर उन्होंने कंप्लेंट दी है, जिसमें हमने 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कब तक दोषियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, हमारी तरफ से तो इन्वेस्टिगेशन की हमने 2 टीमें बनाई हैं, वो कोशिश कर रही हैं जल्दी से जल्दी। हम तो कोशिश करेंगे भी जो भी एक्यूज्ड है उनको सामने आ जाए और उनको हम अरेस्ट करें। रोहतक की देव कॉलोनी से सोमवार दोपहर घर से लापता महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है तो पुलिस भी हैरान है। पुलिस का साफ कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस का दावा यह भी है कि कातिलों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई क्यों उसकी हत्या करके शव को रेल की पटरियों पर फेंक देगा। आसपास पुलिस कंट्रोल से टेलीफोन आया कि एक महिला की लाश रेलवे लाइन पर चिनोट कॉलोनी के पास पड़ी है। जो सूचना पाकर मैं स्टाफ के साथ मौका पर चिनोट कॉलोनी के पास पहुंचा। रेलवे लाइन पर जहाँ महिला की लाश सीधे मुँह पड़ी थी। शुरुआती जांच में क्या पता चल रहा है जी? शुरुआती जांच में ये मर्डर है।
और करनाल नेशनल हाईवे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती है। तकरीबन 2 महीने पहले सीएनजी की पाइपलाइन यहां डाली गई थी और उसके बाद से ये गड्ढे यूं ही लोगों की मौत को दावत दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बीच सड़क पर ये गहरे गड्ढे करनाल नेशनल हाईवे पर जहां बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सीएनजी की पाइपलाइन यहां पर दबाई थी लेकिन गड्ढे जो के त्यों पड़े हैं और ऐसे में कोई बड़ा हादसा कभी भी यहां पर हो सकता है। हो गया इसका लगभग, किसी ने बोला 10 फुट का खड्डा है, या कोई माप के देख ले। ये रात को कोई गाड़ी आती है 8 बजे के बाद, या कोई मोटरसाइकिल होता है, सीधे इसके अंदर ही जाना, मोटरसाइकिल से खत्म और बंदा भी खत्म हो जाएगा। आज भी कोई बड़ा गड्ढा हुआ है? आज वो बड़ा गड्ढा हुआ जी उधर, उसमें गाड़ी बैठ गई थी, बड़ी गाड़ी थी सीमेंट वाली, वो बैठ गई थी। तो 5 कदम की दूरी पर 2 गड्ढे हैं। हाँ जी, आपके सामने है जो भी है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीबों को नवंबर महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, लेकिन झज्जर में चिलचिलाती धूप में महिलाएं प्रदर्शन कर अपना हक मांग रही हैं। लघु सचिवालय पहुंचकर महिलाओं ने अपना आक्रोश जताया। महिलाओं के मुताबिक सरकार ने मुफ्त राशन की घोषणा तो कर दी, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। डिपो होल्डर जवाब नहीं देता और अधिकारी सुनते नहीं। मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। और भी आरामजादी बताऊंगी नहीं। जी हमने भी बिल कार्ड के 3-4 बार फॉर्म भर लिया है, लेकिन एक बार भी हमारा पढ़ के नहीं आया है। और अब हम लॉकडाउन के अंदर हम राशन लेने की दिक्कत हो रही थी, राशन की तो बीपीएल कार्ड लेके आओ। कहाँ से लेके आए सर? ये गए थे डिपो पे भी गए थे, वहाँ कह रहे हर राशन कार्ड को कुछ वैल्यू नहीं है सर। हमें बीपीएल कार्ड चाहिए, बीपीएल कार्ड बनवाइए हमारे सर। खबर हिमाचल से, जहां फर्जी डिग्री मामले में अब शिमला पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस पर आरोप है कि शिकायत मिलने पर भी सही तरीके से जांच नहीं की। पुलिस ने क्या जांच की, इस सवाल पर अधिकारी भी मौन है। हिमाचल में शिक्षा को धंधा बनाने का सबसे बड़ा सबूत एपीजी यूनिवर्सिटी का फर्जी डिग्री मामला है। अब इस मामले में शिमला पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल फर्जी डिग्री को लेकर एपीजी विश्वविद्यालय के खिलाफ पुलिस को 25 सितंबर 2019 को शिकायत मिली थी। एपीजी के लॉ विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ने ये लिखित शिकायत छोटा शिमला थाने में दी थी, लेकिन जांच में सिर्फ लिपापोती की गई। अपनी शिकायत में यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि कैसे वाइस चांसलर फर्जी डिग्री बनाने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि 9 महीने पहले इस तरह की शिकायत मिली थी तो क्या कार्रवाई की गई? थाने के एसओ समेत एसपी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर उस वक्त जांच की गई होती तो सीआईडी के पास ये मामला न जाता। छात्र संगठन इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस कंप्लेन को सरकार को भी काफ़ी पहले से ही, और एसआईटी जो अभी गठित की गई है उसको जो है बड़े प्रभावी ढंग से जो है इस कंप्लेन को लेना चाहिए। और ये कंप्लेन बहुत बड़ा सबूत बन सकती है विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़े को सामने लाने के लिए। तो साफ तौर पे दिखता है कि जो एपीजी पर मेहरबानी है वो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार के अंदर आला अफसर है या हमारी सरकार के जो बड़े मंत्री है उनकी सांठगांठ है, इसलिए एपीजी को जो है राहत दी जा रही है। और वहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस था उसको ऑलरेडी शुरू किया गया था। बाद में जब उसके ऊपर कार्रवाई की गई तो उसके बाद जो है वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस को रोका गया और जिन 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये ऐसा नहीं है कि यही 4 विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे बीएड कॉलेजेस हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से जो डिग्रियां बांटी जाती है, केवल बिजनेस के तौर पर इसको देखती है। उसने कहीं ना कहीं शिक्षा को और हिमाचल प्रदेश की जो छवि थी पूरे देश के अंदर उसको शर्मसार किया है। इसलिए एसएफआई चाहती है कि इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इसके साथ साथ दूसरे विश्वविद्यालयों को भी जो फाइंड आउट करके उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए जहां पर जो है इस तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं। जांच में शिमला पुलिस की भूमिका सवालों में है और छात्र संगठन प्रदेश में शिक्षा के नाम पर चल रहे बाकी गोरख धंधों की पड़ताल कर जांच की मांग कर रहे हैं। जांच जो है इसके बारे में बताया नहीं गया और अब यह मामला जो है एसआईटी के पास है, सीआईडी के पास है और कितना बड़ा ये मामला यहाँ पर है। और एक बात यहाँ से साफ हो रही है कि
थाने में जो शिकायत आती है उसको कितना हल्के तरीके से लिया जाता है। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस दौरान सभी दलों के नेता सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। सियासत के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। इस बुलेटिन के आखिर में जाते इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधायक, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, सभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ौदा विधानसभा की हैं, जहां उपचुनाव की सरगर्मियां अपने शबा पर। कभी नजर नहीं आने वाले नेताओं की चहलकदमी भी एकाएक बढ़ गई है। लेकिन ये राजनेता एक बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में गोहाना और बाकी प्रदेश में मामले काफी बढ़े हैं। जिस तरह से बड़ौदा में नेताओं के दौरों में भीड़ उमड़ रही है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब इस बारे में इन माननीयों से पूछा गया तो अजीबोगरीब तर्क देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। जरा सुनिए जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला को। जनता पार्टी जिंदाबाद। सोनीपत जिले में बढ़ रहा है वो दिल्ली बढ़ा रही है। हरियाणा के लोगों को तो कम से कम नहीं हो रहा, और हम तो इस मामले में बचत में ही हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना की बात है, सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा सर। प्रिकॉशन लिया जाता है, वो ले रहे हैं। सैनिटाइजर नहीं यूज करते, मास्क नहीं यूज करते। नेताजी न खुद नियमों का पालन कर रही और न उनके समर्थक। अब जरा कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह को भी सुन लीजिए। लोगों को ये दिखे कि अच्छे अच्छे चेहरे शहर के, इलाके के, स्टेट के आ रहे हैं तो लोग तो मिलने आएंगे। उनकी डेमोक्रेसी हम कैसे रोक सकते हैं? ये कोई खाड़ी देश तो है नहीं कि वे तुम आगे नहीं आओगे, टाइम खड़े हैं। बात सत्ता में बैठे लोगों की है तो किसी अधिकारी की भी हिम्मत नहीं इन नेताओं को नियम समझाए या कानून सबक सिखाए। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने इस लापरवाही के लिए गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। जब भी इनके मंत्री तब इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ौदा में आ जाते हैं, बड़ौदा में इलेक्शन टूर शुरू कर दी इनके मंत्रियों ने। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आए और पावर मिनिस्ट्री आए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था? जहाँ भी ये कहते ये अपने खुद तो ये कर लेते, दूसरों को ये कहते सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। कोरोना से बचाव के लिए सरकार अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार के जरिए लोगों को नियम कायदे सिखा रही है, लेकिन सरकार के अपने नुमाइंदों का ये हाल है जो कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेकर हल्के के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। ये सब सियासत के लिए हो रहा है। वोट के आगे सब कुछ सस्ता नजर आ रहा है। सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 गोहाना।